नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लखीमपुर खेरी मामले पर कांग्रेस के एक आला सतही वफद ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। 5 अरकान के इस वफद में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और AK एंटनी शामिल थे। प्रियंका गांधी जो इस मामले को लेकर बहुत संजीदा हैं, उन्होंने कहा कि सारे मामले की मुंसिफाना जांच हो। ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया ने वफद को यकीन दिलाया कि वो आज ही इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने बताया कि वफद ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर अजय मिश्रा टेनी की बरतरफी का मुतालबा किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासरा खानदान सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और वो सिटिंग जज से मामले की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे, उनके परिजनों से मिले तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और इसीलिए जब तक वो व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है। लखीमपुर तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर के बेटे आशीष के दोस्त अंकित दास ने चारशंबे के रोज क्राइम ब्रांच पहुंचकर सरेंडर कर दिया। 5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अंकित को CJM कोर्ट ले जाया गया। वहां अंकित दास ने बताया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में था, लेकिन वो बेगुनाह है। खास बात यह है कि अंकित कांग्रेस कायद और साबिक मरकजी वजीर अखिलेश दास का भतीजा है। अंकित के साथ एक दीगर मुलजिम लतीफ़ ने भी सरेंडर किया है। चारशंबे की सुबह ही पुलिस ने अंकित के लखनऊ में वाक़े मकान पर नोटिस चिपकाया था। उसके कुछ घंटे बाद ही उसने सरेंडर कर दिया। अंकित मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष का दोस्त है। पुलिस ज़राए के मुताबिक किसानों को थार जीप से कुचलने का जो वीडियो सामने आया था, उसके पीछे चल रही फॉर्च्यूनर अंकित की थी। इसे अंकित ही इस्तेमाल करता था। फॉर्च्यूनर के पीछे जो स्कॉर्पियो वीडियो में दिख रही थी वो लखीमपुर के एक कॉन्ट्रैक्टर की है। वहीं अंकित के वकील विकास श्रीवास्तव ने बताया कि SIT ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इस पर अंकित क्राइम ब्रांच पहुंचे। काली फॉर्च्यूनर उनकी थी मगर वो उसमें नहीं थे। बता दें कि अंकित दास और लतीफ़ की तरफ से सरेंडर के लिए CJM की कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। इस कोर्ट ने तिकोनिया पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट से पहले ही अंकित ने क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया। लखीमपुर तशद्दुद मामले में अब तक 4 मुलजिमीन गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लवकुश आशीष पांडे और मरकजी वजीर का बेटा आशीष मिश्रा और एक ड्राइवर शेखर
भारती शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले और मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष की बहस अमेरिका में भी हो रही है। वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में शामिल होने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से इस बारे में सवाल किया गया। बोस्टन के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक डिबेट के दौरान सीतारमण से पूछा गया कि वजीर आजम और दीगर अहम वज़रा लखीमपुर के वाक़े पर चुप क्यों हैं और जब कोई सवाल किया जाता है तो बचने की कोशिश क्यों की जाती है। इस पर वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि लखीमपुर तशद्दुद में 4 किसानों का मारे जाना बेशक काबिले मजम्मत है, लेकिन मुल्क के दूसरे इलाकों में भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे हर वाक़े को बराबरी से उठाना चाहिए, ना कि तब कि वो आपके मवाफिक हो। सिर्फ इसलिए ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। सीतारमण ने कहा कि मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग डॉक्टर अमर्त्य सेन जो कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें हर बार ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। मेरे कैबिनेट के कुलीग के बेटे शायद मुश्किल में हैं और ये मान भी लें कि जो कुछ हुआ उन्होंने ही किया, किसी और ने नहीं किया, तो भी कानून के तहत जांच का अमल पूरा होगा। सीतारमण ने आगे कहा कि मेरी पार्टी या वज़ीर आज़म इस मामले को लेकर डिफेंसिव नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को लेकर डिफेंसिव है। मैं हिंदुस्तान की बात करूंगी, मैं गरीबों को इंसाफ की बात करूंगी, हमें फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करना चाहिए, ये मेरा जवाब है। किसानों के मुजाहरे को लेकर किए गए सवाल पर वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत जो 3 ज़राई क़वानीन लाई है उन पर करीब 1 दहाई तक अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने बातचीत की है। बीजेपी जब 2014 में इख्तिदार में आई तो रियासती हुकूमतों समेत सभी पार्टियों से ज़राई क़वानीन पर बातचीत की गई। जब लोकसभा में बिल लाए गए तो भी तफसील से बहस हुई और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने जवाब दिया, लेकिन इन बिलों के राज्यसभा में पहुंचते ही हंगामा खड़ा कर दिया गया। And it's nice of you to have picked up that one incident, which is absolutely condemnable. Every one of us say that. Equally, there are instances happening elsewhere, is my concern. India has issues of such nature happening in very many different parts of the country. Equally, I would like you and many others, inclusive of Dr. Amartya Sen, who all know India, to raise it at every time when it happens. Not just raise it when it suits us, because it's a state where BJP is in power, one of my cabinet colleagues' son is in probably trouble, and also assume that it's actually them who did it and not anybody else. Due course of justice will also have a complete inquiry process to establish it. And it's not being defensive about my part. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का हदफ मुल्क में शिपिंग सामान की लागत को कम करना है, रेलवे की नकलो हमल की सलाहियत को बढ़ाना है, बंदरगाहों पर जहाज़ों की लोडिंग और अनलोडिंग के औकात को कम करना है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में बुनियादी ढांचे की तोसी पर तेज़ और बुलंद मकासद के साथ काम कर रही है और हिंदुस्तान अब दुनिया में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का ख्वाब देख सकता है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के प्रगति मैदान में गति शक्ति योजना का इफ्तिताह करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि आज मुल्क के कई दहाइयों से नामुकम्मल स्कीमों को मुकम्मल किया जा रहा है और हमने साबित कर दिया है कि हम तेज़ रफ्तारी से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, रेलवे की नकलो हमल की सलाहियत को बढ़ाना और अगले 2 से 3 वर्षों में बंदरगाहों पर टर्न अराउंड यानी जहाज़ों पर माल चढ़ाने और उतारने के औकात को बेहतर बनाना। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त मुल्क में 200 से ज़्यादा हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर ड्रोम की तामीर का काम जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाने में मसरूफ़ है, जिसमें कोई भी कारखानादार मशीन को आते ही रखकर प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा।
सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पावन दिन में पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान इसका शुभारंभ कर। सावरकर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएस सरबराह मोहन भागवत और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सावरकर पर दिए गए बयान पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने निशाना साधा। दरअसल भगवत और राजनाथ सिंह ने मंगल के रोज एक प्रोग्राम में कहा था कि सावरकर को बदनाम करने के लिए आज़ादी के बाद से ही मुहिम चलाई जा रही है। इस पर अवैसी ने कहा कि तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वो महात्मा गांधी के बजाय सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे। इतने आयाम हैं, उसे एक किताब में समाहित करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानता हूं। पर माहुरकर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, चुराई पंडित जी को, इनको भी, कि दोनों ने न सिर्फ इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करेगी, बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता, तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त, उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और सावरकर की फोटो है जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था, अच्छा ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। देखिए, राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संघ से उनका ताल्लुक रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी भी बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमें 2 ही चीज़ों में मास्टर हैं, एक मजहब तब्दील कराना और दूसरा फिरका वाराना माहौल पैदा करना। ये लोग हर छोटे वाक़ये को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। बार बार झूठ फैलाया गया है। उन्होंने दया याचिका अंग्रेजों से महात्मा गांधी के कहने पे मांगी थी।
लो भला ये नई बात आ गई। एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताइए आप, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सेलुलर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही। तो देश के विभाजन का प्रस्तावना सावरकर ने, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1937 में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि दोनों जो सांप्रदायिक ताकत है उन्होंने देश के बंटवारे के। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग और पसमानदा जातों पर मजालिम की खबरें तकरीबन हर दिन की बात हो गई है। अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम है कि बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद मॉब लिंचिंग और पसमानदा जातों पर मजालिम के मामले तेज़ी के साथ बढ़े हैं। ताज़ा मामला हरियाणा का है, जहां पसमानदा जात के एक तालिब इल्म को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। यह वाक़या महेंद्रगढ़ ज़िले का है। वाक़े की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें बदमाश हमला करने के साथ ही बीच बीच में पानी भी पिलाते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तालिब इल्म तड़प तड़प कर मरे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या 9 अक्टूबर का है। इस मामले में महेंद्रगढ़ पुलिस ने तकरीबन 10 लोगों पर कत्ल का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस सिर्फ एक मुलजिम को ही गिरफ्तार करने में कामयाब रही। मुलजिम का नाम विक्की उर्फ फुकरा बताया जा रहा है। अदालत ने विक्की को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गौरव की मौत की वजह बेरहमी से हुई पिटाई ही सामने आई है। आजमगढ़ में चाशुम्बी के रोज पुलिस का एक भयानक चेहरा सामने आया। यहां एक रेप की मुतासिरा बच्ची के अफराद खानदान ने एसपी सुधीर कुमार सिंह की गाड़ी रोकी तो वो तैश में आ गए। एसपी ने उस खानदान के एक नौजवान को सरेराह धक्का दिया और उसे जमकर थप्पड़ रसीद किया और उसे हिरासत में ले लिया गया। ये वाक़े का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। अब एसपी सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नौजवान गाड़ी के सामने लेट गया था। ये मामला रोनापुर पुलिस स्टेशन हुदूद से जुड़ा है। इस इलाके में रहने वाली एक खातून का इल्ज़ाम है कि 8 अक्टूबर को दिन में उसकी 8 साल की बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी। रास्ते में उसके साथ दीपक पासवान ने छेड़छाड़ की, जिसका बेटी ने मुखालिफत की। उसी रात दीपक ने उसका अगवा किया और उसके साथ उसका रेप कर दिया। अगले दिन सुबह 5 बजे बच्ची गांव के बाहर रोड पर बेहोशी की हालत में मिली। उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर रोनापुर इलाके में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले को संगीनी से नहीं लिया। इंसाफ दिलाने के बजाय पुलिस ने मिलकर चलने का दबाव बनाया। इससे नाराज होकर खानदान के लोग गांव के दूसरे लोगों के साथ चाशुम्बे को एसपी ऑफिस पहुंच गए। मामले में कोई कार्रवाई ना होने से काफ़ी हर्ट अफराद खानदान ने एसपी के निकलते ही उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का लेट गया। इस बात से नाराज होकर एसपी सुधीर कुमार सिंह गाड़ी से उतर आए और उस नौजवान को कई थप्पड़ रसीद किए। अब मुतासिरा खानदान का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो सड़क पर उतरेंगे। आदेश किया ना, इतनी मार मारूंगा साले, ठीक है उनको जानकारी आदेश किया ना। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद अशरफ के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। वो 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में शामिल रहा है। पूछताछ में उसने धमाकों के पहले हाईकोर्ट के बाहर रेकी करने की बात कबूल की है। अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और ISBT की भी रेकी की थी। इस
दहशतगर्द ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उसके सामने दहशतगर्दों ने कई बार फौज के जवानों का अगवा किया, कुछ वक्त तक उन्हें कैदी बनाकर रखा और बाद में उनका कत्ल कर दिया। अशरफ 2005-6 में राजस्थान के अजमेर में भी रहा, यहाँ झाड़ फूंक कर वो अपना वक्त बिताता था। उसने पीर फकीर बनकर कई इलाकों की रेकी की है। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही थी। उसके हैंडलर का नाम नासिर था। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के बी गामनोम गांव में मंगल के रोज एक भीड़ पर गोलाबारी का वाक़े में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस IGP लुनसे किपगेन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 2 अभी लापता हैं। उनकी तलाश का काम जारी है। मुश्तबा कुकी दहशतगर्दों ने गांव में जमा भीड़ पर गोलियां चलाकर जवाबी कार्रवाई की थी। ये लोग 2 टेररिस्टों के आखिरी रसूमात के लिए इकट्ठा हुए थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 1971 की बांग्लादेश जंग की 50वीं सालगिरह के मौके पर 4 मई की सुबह कांग्रेस हेडक्वार्टर में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। काबिल जिक्र बात यह कि बांग्लादेश की आज़ादी की जंग 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को 1971 की जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने अपने 93,000 फौजियों के साथ इत्तेहादी अफवाज के सामने हथियार डाल दिए थे। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने में भारत की फतेह की याद में मनाया जाता है। इस साल कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश की आज़ादी की 1971 की 50वीं सालगिरह पूरे मुल्क में मना रही है। कांग्रेस लीडर आलोक कुमार ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मुल्क इसे आज़ादी की जद्दोजहद कहता है। यह जंग 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक जारी रही। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में आज भी फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने जुमेरात तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कल 12 बजे से बेंच मामले पर एक बार फिर से सुनवाई करेगी। इस मामले के 3 दूसरे मुलजिमीन मोहक जायसवाल, अजीत कुमार और नुपुर सतीजा की जमानत अर्जी पर अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले एनसीबी ने स्पेशल NDPS कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें एनसीबी ने आर्यन की जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा था कि मुलजिमीन में से एक का रोल दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मुलजिम यानी आर्यन खान के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, इसके बावजूद वो इस पूरी साजिश में शामिल है। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,15,572 नए मामले दर्ज हुए और इसी दौरान 8,679 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का आंकड़ा 24 करोड़ के करीब पहुंच गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 48,84,817 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 50,63,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई, जिससे कुल वैक्सीनेशन 96 करोड़ 43 लाख से तजावुज़ कर गई। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने 4 मई के रोज़ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 50,63,845 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। मुल्क में कुल वैक्सीनेशन 96 करोड़ 43 लाख 79,212 तक पहुँच गई है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,844 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ 33 लाख 42,000 हो गई और ये परसेंटेज 98.06 हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 15,823 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत ख़राब हो गई है। उन्हें बुखार और कमज़ोरी की शिकायत के बाद दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। 88 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज एम्स के CN टावर में किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर भी हुए थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि 10 दिन के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 मार्च और 3 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली हैं। डॉक्टर सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा के रुकन हैं। वो 2004 से 2014 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि कोविड-19 वबाई मराज की वजह से दुनिया भर में 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद खते इफलास के नीचे आ गए हैं और 4 अरब से ज़्यादा लोगों को कोई समाजी इमदाद नहीं मिली। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के कोविड-19 के बहरान के लिए वक्फ फ़ंड इवेंट इजलास से खिताब करते हुए गुटेरेस ने कहा कि वबाई बीमारी ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत में रहने पर मजबूर किया। 4 अरब से ज़्यादा लोगों को बहुत कम या कोई समाजी सपोर्ट नहीं है, ना ही सेहत की देखभाल के मंसूबे हैं और ना ही कोई आमदनी का तहफ़्फ़ुज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया कि वैक्सीन की गैर मसावी तकसीम दुनिया भर में नई बीमारियों से लाखों अमवात का सबब बनेगी और माशी सुसरवी की मुद्दत को तवील करेगी, जो गरीब ममालिक को सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगी। उन्होंने कहा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस वबाई मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए एक जुर्रतमंदाना इज्तिमाई कोशिश है जो एक पायदार और जामे आलमी बहाली के काबिल होगी। अमेरिका 19 महीने की रोक के बाद नवंबर में गैर ज़रूरी सफ़र के लिए अपनी सरहदों को फिर से खोलेगा। हालांकि यूएस में दाखिल होने की इजाज़त उन्हीं मुसाफिरीन को दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवाई हों। इन नए क़वायद का ऐलान अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से आज किया गया। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट को वबा के शुरुआती दिनों में ही बिजनेस जैसी ज़रूरी सरगर्मियों तक महदूद कर दिया गया था। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में एक खुदकश बम धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि एक खुदकश हमलावर ने फिगा चौक के करीब एक रेस्टोरेंट में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिससे 5 अफराद हलाक और मुतअद्दी जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि धमाके में 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने मोगादिशो के फिगा जंक्शन पर एक हौलनाक धमाके की आवाज़ सुनी। T20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तानी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मेन T20 टीम का हिस्सा बनाया गया, जबकि पहले से टीम में शामिल ऑलराउंडर अक्षर पटेल को 15 रुकनी टीम से हटाकर अब स्टैंड बाई खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया। टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बरकरार हैं। हार्दिक पांड्या पिछले काफ़ी वक्त से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। IPL फेज़ 2 में भी उनका मुजाहरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। फेज़ 2 में उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 75 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप को लेकर BCCI ने बड़ा ऐलान किया है। इस मेगा इवेंट के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है। हिंदुस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। इससे पहले टीम इंडिया जो जर्सी पहनती थी वो 1992 वर्ल्ड कप की जर्सी से मिलती जुलती थी। नई जर्सी नेवी ब्लू रंग की है। इसे BCCI ने बिलियन चेयर्स जर्सी का नाम दिया है। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होना है। क्वालिफाइंग राउंड मिलाकर जुमला 45 मैच खेले जाएंगे। इसमें से क्वालिफायर राउंड में 12 मैच और सुपर 12 राउंड में 30 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। 24 अक्टूबर को होने वाली हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच से पहले जर्सी को लेकर तनाज़ा भी हो गया था। पाकिस्तानी टीम ने अपनी जर्सी पर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया लिखवाने के बजाय ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप UAE लिखवाया है। हिंदुस्तान वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को अपनी जर्सी पर भारत लिखवाना चाहिए था। यूं तो सालगिरह पर केक काटना आम बात है, लेकिन मुंबई के एक नौजवान ने अनोखे अंदाज में केक काटकर सोशल मीडिया पर अपना एक नाम बना लिया। सूर्या रतूड़ी नाम के नौजवान ने दोनों हाथों में चाकू लेकर एक साथ 550 केक काटे। उनका ये कारनामा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में रतूड़ी अलग अलग फ्लेवर के केक काटते नजर आ रहे हैं। उनके आसपास खड़े लोग ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। केक काटने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।